सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। और आप आज के टॉपिक्स में जो पूछा जाएगा एडवांस में जो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा ही देता हूं टाइम टेबल, तो उसके हिसाब से आपने पूरा जो है वो पढ़ लिया होगा और उसके बाद फिर आप फाइनली इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे होगे, राइट। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है पहले टॉपिक्स को और ऐसे ही बस वो टेस्ट को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए गाइस, पहले पढ़ लो उसके बाद टेस्ट को अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि बिना पढ़े टेस्ट को अटेम्प्ट करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो चलिए गाइस, फिर ऑल द वेरी बेस्ट। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग डायरेक्ट टेस्ट से। तो आप लोग के सामने ये जो क्वेश्चन है इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे कि जो पहले इवेंट हुआ है, यानी कि पहले जो इवेंट हुआ है और फिर बाद में जो इवेंट्स हुए हैं, तो उसको आपको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो इवेंट हुआ था गाइस, ये अहमदाबाद के अंदर हुआ था। ये मजदूरों का आंदोलन था, वर्कर मूवमेंट था। और उसके बाद खेड़ा में किसानों का आंदोलन हम लोग को देखने को मिला था, पीजेंट मूवमेंट्स देखने को मिला था। तो एनसीईआरटी जिसने अच्छे से पढ़ी होगी उसको ये आंसर जो है वो आराम से बन गया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली हर एक वर्ड जो है वो लिखा हुआ है, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि वर्कर्स मूवमेंट अहमदाबाद में पहले हुआ था, फिर खेड़ा के अंदर पीजेंट मूवमेंट्स देखने को मिला था। दोनों ही मूवमेंट 1918 में हुए थे। फिर उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह हम लोग को देखने को मिला था। एक्चुअली में एक रॉलेट एक्ट आया था, हालांकि आपने रॉलेट एक्ट के बारे में कुछ चीजें पढ़ी होंगी, बट फिर भी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, जहां जो चीज जरूर शायद पढ़ ली होगी आपने, तो वो मैं आपको रिमेंबर करा देता हूं। तो रॉलेट जो एक्ट है वो अगर क्वेश्चन आता है कि किस कमिटी के द्वारा बनाया गया था, तो सर सिडनी रॉलेट ये कमिटी थी गाइस, यानी कि सर सिडनी रॉलेट ने हेड किया था एक कमिटी को, जिसने ये रिकमेंडेशन दिए थे ब्रिटिश सरकार को कि ब्रिटिश सरकार को जो प्रॉब्लम हो रही थी इंडिया के अंदर, कि काफी सारे पॉलिटिकल विंग्स जो है वो खड़े हो रहे थे, काफी सारे पॉलिटिकल पार्टी सामने आ रही थी जो कि प्रोटेस्ट कर रही थी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को। तो पॉलिटिकल पार्टीज को सप्रेस करने के लिए, उनको रोकने के लिए ये रॉलेट एक्ट लाया गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उनको बिना ट्रायल के 2 सालों के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। तो इसी को लेकर काफी मेजर ह्यूज प्रोटेस्ट हम लोग को देखने को मिला था। और हमारे ऑनरेबल फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक नेशन वाइड सत्याग्रह की शुरुआत करी थी, और ये नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना गया, राइट। और रॉलेट सत्याग्रह ही एक ऐसी चीज है गाइस जिसने महात्मा गांधी जी को एक ट्रूली नेशनल लीडर बना दिया था। इससे पहले महात्मा गांधी जी को काफी कम लोग जानते थे, बट जैसे ही इन्होंने ये रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत करी, ऑल ओवर इंडिया काफी सारे लोग उनको जानने लगे। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आप मेंशन कर सकते हैं। सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर मैं आपसे कहता रहता हूं डेली करंट अफेयर्स में भी, और उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये रॉलेट सत्याग्रह हुआ, तो इसको सप्रेस करने के लिए सत्याग्रही जो थे गाइस हम लोग को देखने को मिला था, ये इकट्ठा हुए, डिस्कशन करना इनका शुरू हुआ। तो पंजाब के अंदर अमृतसर में हमने देखा कि जो जलियांवाला बाग है वहां पर काफी सारे सत्याग्रही मौजूद थे, जो कि रॉलेट सत्याग्रह से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे। और इसके अलावा और भी काफी सारे इनोसेंट्स लोग मौजूद थे। उसी बीच जनरल डायर ने कमांड ली और यहां पर पुलिस को ऑर्डर किया कि जितने भी लोग खड़े हैं सभी को गोली से मार दो। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, और काफी ब्रूटल इंसिडेंस था जलियांवाला बाग मास्केयर का, जलियांवाला बाग हत्याकांड का, ठीक है। इसके बाद फिर इस हत्याकांड के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत की गई हमारे ऑनरेबल फादर ऑफ नेशन के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो 1 2 5 4 3 है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ये इस प्रकार से आप देख भी सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगेन जलियांवाला बाग से रिलेटेड ही है। तो जलियांवाला बाग क्या है? एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट है। किसके अगेंस्ट हुआ था? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हुआ था, जो मैंने भी आपको बताया था। इस रॉलेट एक्ट को किसने पास किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था। और यहां तक तो पूरा सही है आंसर, बट यहां पे आप देखो कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में यहां पर लिखा गया है कि कोई इंडियन मेंबर विपक्ष पे नहीं था, अपोजिशन पे नहीं था। तो ये चीज गलत है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर हमारे जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने यूनाइटेडली इस कानून को अपोज किया था कि ये कानून मत पास कराओ, बट फिर भी ब्रिटिशर्स ने इस कानून को पास किया और फिर ये रॉलेट एक्ट हम लोग को देखने को मिला। तो पहला स्टेटमेंट जो है गाइस वो गलत हो जाता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा सत्याग्रह समिति सेटअप की गई थी नॉन वायलेंट मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। ये नॉन वायलेंट मूवमेंट रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो है वो हम लोग को देखने को मिला था, बट सत्याग्रह समिति नहीं थी, वो सत्याग्रह सभा थी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान लगा के, तो आपको पता होगा ये सत्याग्रह सभा थी, ना कि समिति। तो यहां पर भी ध्यान दीजिए। इसके अलावा गांधी जी को बैन कर दिया गया था अमृतसर पहुंचने से। तो हाँ, काफी सारे लोकेशन पर बैन किया गया था, बट एनसीईआरटी में लिखा है कि गांधी जी को दिल्ली एंटर करने से बैन किया गया था रॉलेट एक्ट के समय पे। तो एनसीईआरटी में जब दिल्ली लिखा है तो आपको दिल्ली ही मार्क करना है, क्योंकि
द रीजन बीइंग यूपीएससी जो रेफर करती है टेक्स्ट बुक चेक वगैरह करने के लिए या अपने क्वेश्चन बनाने के लिए वो एनसीईआरटी होती है। इवन यूपीएससी के चेयरमैन ने तक अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया हुआ है कि एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट बुक है और जिसको सभी को पढ़ना चाहिए, सभी जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी और ये इसका आंसर है, करेक्ट आंसर जो है वो नन ऑफ द अबव है, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत हम लोग को देखने को मिले हैं। अब जो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको टॉपिक दिया था पैकर रेबिलियन, और पैकर रेबिलियन को ही खुर्दा अपराइजिंग कहा जाता है। 1817 में ये हुआ था। ये बेसिकली खुर्दा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओडिशा के अंदर जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहां पर एक छोटा सा किंगडम है जिसका नाम है खुर्दा, और ये लेट 16th सेंचुरी का हम लोग को किंगडम देखने को मिला था, तो इसलिए इसका नाम खुर्दा रिवोल्ट भी जो है वो कहा जाता है। पैका बेसिकली एक मतलब एक कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिलती है, लैंडेड मिलिटिया कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिलती है जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो एक रिवोल्ट जारी किया था। तो क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो ये रिवोल्ट था खुर्दा वाला, उसके क्या रीजन थे, यानी कि ये रिवोल्ट होने के, विद्रोह होने के पीछे का कारण क्या था, ये पूछा गया है। तो पहला जो कारण है इसमें बताया गया कि एक ब्रिटिशर्स ने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। बिल्कुल सही बात है, एक नया प्रशासन प्रणाली जो है वो लेकर आए थे ब्रिटिशर्स, राइट, और उसको लेकर खुर्दा के जो राजा थे मुकुंद देव द्वितीय ये गुस्सा हो गए थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है ये वाला रीजन। दूसरा रीजन है ब्रिटिशर्स ने जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, रेवेन्यू के पेमेंट के लिए एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी थी जिसका नाम था सिक्का, ना कि पैसा। सिक्का नाम था इसका। ठीक है, ये चीज क्लियर रखो आप। इसके अलावा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि ब्रिटिशर्स ने राइस के ऊपर मोनोपोली लगा दी थी, चावल पे मोनोपोली लगा दी थी। तो ऐसा नहीं है, ब्रिटिशर्स ने नमक के ऊपर मोनोपोली लगाई थी, ना कि चावल के ऊपर। ब्रिटिशर्स ने जितने भी जो लोग हैं जो कि नमक को प्रोड्यूस करते हैं उनको मना कर दिया था, उनको बैन कर दिया था नमक प्रोड्यूस करने से। तो ये वाली चीज जो है वो गलत है, ये भी हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके अलावा पुलिस सिस्टम वहां पर करप्ट था काफी ज्यादा, पुलिस वहां के लोगों को प्रताड़ित करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये कुछ कारण थे जिसके चलते ये खुर्दा रिवोल्ट हम लोग को देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ पर ये चीज यहाँ पर बताई गई है। और खुर्दा रेबिलियन को तो बहुत अच्छे से पढ़ो आप, पैका रेबिलियन को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, उस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ो और आप। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने गुरु नानक जी से रिलेटेड है। गुरु नानक जी में मैंने आपको टॉपिक दिया था, तो गुरु नानक जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म इंडिया में तो हुआ ही नहीं था, अमृतसर में उनका जन्म नहीं हुआ था। एट प्रेजेंट जो पाकिस्तान की लोकेशन है वहां पर उनका जन्म हुआ था। पाकिस्तान के अंदर तलवंडी नाम का एक जगह है और उसमें एक गांव है ननकाना साहिब गांव, राइट, तो वहां पर उनका जन्म हुआ था गुरु नानक जी का। तो पहला स्टेटमेंट है गलत। गुरु नानक जी ने एक सेंटर एस्टेब्लिश किया था करतारपुर में, और ये डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा के नाम से ये हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, और ये किस नदी के ऊपर है? तो ये इंडस नदी के ऊपर नहीं है, ये रावी नदी के ऊपर है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी फिर गलत हो गया क्योंकि ये रावी नदी के ऊपर, यहां पर इंडस नदी लिखा हुआ है। अब देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था करतारपुर मतलब कॉरिडोर को लेकर। आपको पता होगा करतारपुर साहिब गुरुद्वारा को कनेक्ट करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक 4 से 6 किलोमीटर का एक कॉरिडोर जो है वो तैयार किया गया है, जिस कॉरिडोर से होकर मात्र कुछ देरी में, यानी कि 4 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही जो श्रद्धालु है वो पाकिस्तान में जाकर करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो है वो अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि पहले उनको करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए बहुत एक लंबी जर्नी जो है वो ट्रैवल करनी पड़ती थी। इसके बारे में मैंने आपको करंट अफेयर्स में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके अलावा अभी रिसेंटली 558th बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक जी की हम लोग को देखने को मिली थी, तो इसलिए ये जो है वो अपने न्यूज में भी पढ़ा था इसके बारे में, ना कि ये यहां पे 500 लिखा है, 500 गलत आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 550 है। ठीक है, 550th। और अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है आपके पास गंधारा आर्ट से रिलेटेड आ रहा है, गंधारा कला से रिलेटेड आ रहा है। अब गंधारा कला के अंदर हम लोग को फॉरेन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ना ही सिर्फ ग्रीस का या रोमन का, बल्कि और भी दूसरे जो ट्रेडिशंस है फॉरेन कंट्री के, जैसे कि चाइना और ईरान, उसका भी इन्फ्लुएंस हम लोग को गंधारा कला में देखने को मिलता है। गंधारा कला काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड डायरेक्टली यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, वेरियस स्टेट सिविल सर्विसेज में भी आ चुके हैं। गंधारा आर्ट हो गया, मथुरा आर्ट हो गया, या फिर अमरावती आर्ट हो गया, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है और आई होप कि आपने पढ़ा भी होगा, मैंने जब टॉपिक आपको दिया है। तो गंधारा आर्ट के बारे में एक बात सुन लो, जैसे कि ये 1st सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी सीई के पीरियड पे हम लोग को देखने को मिला था, या फिर आप बोल सकते हो 1st सेंचुरी बीसी से लेकर 1st सेंचुरी एडी के पीरियड में ये गंधारा आर्ट हम लोग को देखने को मिला था। और ये जो आर्ट था वो किस एरिया पे था? अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो है हमारे इंडिया की, वहां पर ये ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता था। ठीक है, इसका ओरिजिन उस जगह पर है। इसके अलावा अब यहां पर बताया गया कि गंधारा आर्ट के अंदर ग्रीस और रोमन इफेक्ट जो है वो हम लोग को किस चीज को लेकर देखने को मिलता है, यानी कि गंधारा आर्ट में ऐसी क्या चीज है जिसको देखकर नजर आता है कि ये ग्रीस या फिर रोमन कल्चर से ली गई है। तो सबसे पहली चीज तो है कि बुद्धा जो है, भगवान बुद्ध जो है, उनके
सर के पीछे एक हैलो हम लोग को देखने को मिलता है, और यहां पर लिखा हुआ उनकी आंखों के पीछे एक हैलो है। गलत है ये, उनके सर के पीछे एक हैलो है, प्रभा मंडल है, गोल आकार हम लोग को उनके सर के पीछे देखने को मिलता है, जो कि बताता है कि मतलब ये जो है वो ग्रीस या फिर रोमन इफेक्ट हम लोग को नजर आता है। इसके अलावा बुद्धा के जो लहराते हुए बाल हैं वो भी एक इफेक्ट हम लोग को ग्रीस का या रोमन का देखने को मिलता है। इसके अलावा उनके ऑर्नामेंट हो गए या फिर उनके जो माथे हैं उन पे जो रेखाएं होती हैं वो भी दर्शाती हैं ग्रीसो रोमन इफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को इसके बारे में पता होनी चाहिए, और ये इसका आंसर जो है वो 2, 3, 4 हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब जो नेक्स्ट जो है वो आप लोग को संगम एज से रिलेटेड देखने को मिल रहा है क्वेश्चन। संगम एज में 3 डायनेस्टीज आती हैं इंपॉर्टेंट, जो है पांड्या, दूसरी है चेरा और तीसरी है चोला या फिर चोल। ठीक है, और अगर आप साउथ इंडिया में इनके मैप को देखेंगे तो आपको नजर आएगा पांड्या सबसे नीचे हम लोग को देखने को मिलती है तमिलनाडु वाले रीजन पे, राइट। और पांड्या से अगर आप नॉर्थ और वेस्ट की तरफ देखोगे तो आपको चेरा किंगडम दिखाई देगा या चेरा डायनेस्टी दिखाई देगी, और पांड्या को कंपेयर करते हुए अगर आप पांड्या के ईस्ट या फिर नॉर्थ में देखोगे तो आपको चोला किंगडम नजर आता है या फिर चोल किंगडम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर चोल किंग के बारे में पूछा गया, और क्या पूछा गया क्वेश्चन में, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो चोल के राजा जो हैं उन्होंने 50 सालों तक श्रीलंका में रूल किया है, बिल्कुल करेक्ट, इन्होंने 50 सालों तक श्रीलंका में रूल किया है, और स्पेशली जो इनके राजा हैं इनका नाम है इलारा। क्या नाम है? इलारा। और चेरा जो है गाइस, इन्होंने अगस्तस का मंदिर बनवाया था, और अगस्तस कौन है? रोमन राजा, रोमन एम्पायर का एक राजा था जिसका नाम था अगस्तस, तो उसका मंदिर चेरा के द्वारा बनवाया गया था, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। करिकाला की बात की जा रही है, तो करिकाला हम जानते हैं कि चेरा राजा नहीं था चेरा किंगडम का, ये चोल किंगडम का राजा था, और इसने बताया गया है कि कावेरी नदी के आसपास में यानी कावेरी नदी के किनारे पर 160 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट तैयार किया था, कंस्ट्रक्ट करवाया था, तटबंध 160 किलोमीटर का। और यह भी कहा जाता है कि करिकाला जो था उसने श्रीलंका से करीब 12,000 स्लेव्स लेकर आया था यहां पर। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। और इसमें क्या आप क्वेश्चन पूछा था, इनकरेक्ट आपको बताना है, तो इनकरेक्ट ये है, तो आप हमारा करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा 3 ओनली। ठीक है, तो ये चीज यहां पर बताई गई। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है आपके सामने, ये अगेन गंधारा और मथुरा आर्ट से रिलेटेड टॉपिक है। तो देखो यहां पर बताया गया कि गंधारा आर्ट में हम लोग को एक तस्वीर मिली है जो कि कनिष्क की तस्वीर है, और उस कनिष्क की सर नहीं है, उसका सर नहीं है, राइट। और कनिष्क ने लंबे कोट वगैरह भी पहने, ये आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। तो देखो गाइस, ये जो आर्ट था ये मथुरा का आर्ट था, ना कि गंधारा का। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और मथुरा का आर्ट कब से कब के पीरियड में था, तो ये मथुरा का आर्ट हम लोग को देखने को मिलता है 2nd सेंचुरी BCE से लेकर 1st सेंचुरी CE के पीरियड में, या फिर 1st सेंचुरी AD आप बोल सकते हो। और मथुरा आर्ट ने ही पहली बुद्धा इमेज जो है वो निकाली थी, यानी कि सबसे पहली जो बुद्ध भगवान की जो तस्वीर थी वो मथुरा आर्ट में ही हम लोग को देखने को मिली। और मथुरा आर्ट जो है गाइस वो किसी भी फॉरेन कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं है, ये पूरा का पूरा इंडिया का आर्ट हम लोग को देखने को मिलता है। और गंधारा आर्ट ने ही, ये जो गंधारा कला जो हम लोग को देखने को मिलती है ना, गंधारा कला ने मथुरा से वेरियस यानी कि बुद्धा की इमेजेस अडॉप्ट करी हैं। ठीक है, तो ये मान के चलो पहले आया था मथुरा, फिर गंधारा आया था, और गंधारा ने भगवान बुद्ध की इमेज जो है वो अडॉप्ट करी है मथुरा आर्ट से। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट अपना सेकंड वाला करेक्ट होता है। थर्ड वाले स्टेटमेंट में लिखा है कि मथुरा आर्ट के अंदर हम लोग को हिंदू भगवान के तस्वीरें देखने को मिलती है, तो हाँ बहुत सारी हिंदू भगवान की भी तस्वीरें हैं। इसके अंदर जैन तीर्थंकारा भी हम लोग को देखने को मिलता है मथुरा आर्ट के अंदर, राइट। और भी काफी सारी भगवान बुद्ध की भी तस्वीरें, जैन तीर्थंकारा भी है, और हिंदू भगवान की भी तस्वीरें हैं, और ज्यादा हम लोग को यहाँ पर हिंदू भगवान की तस्वीरें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 और 3 ओनली इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आ रहा है, ये पूछा जा रहा है कि इनमें से, इन डायनेस्टीज में से या फिर इन किंगडम में से किस पर्टिकुलर किंगडम ने रोमन एम्पायर में अपने राजदूत को भेजा था, एम्बेसडर को भेजा था, तो यह है पांड्या, क्योंकि पांड्या का ट्रेड हम लोग को रोमन एम्पायर के साथ बहुत गंभीर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पांड्या इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से आपको एक करेक्ट रिलेशन बताना है कि इन दोनों के बीच में, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो गाइस, पटचित्र जो है वो कहां की कला है, वो ओडिशा की कला है, ना कि बंगाल की, तो ये रॉन्ग हो गया। अंबुबाची मेला लगता है, और ये मेला जो है वो कहां पर लगता है, कामाख्या देवी मंदिर में लगता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट रिलेशन बैठता है। छठ की पूजा कहां पर होती है, बिहार में होती है, ये करेक्ट रिलेशन बैठ रहा है। कामाख्या मंदिर जो है गाइस, वहां पर हम लोग को 51 शक्तिपीठ से एसोसिएट किया गया है कामाख्या मंदिर को, ना कि 50 शक्तिपीठ से, तो ये 50 जो है वो वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, यानी कि ये वाला मैच जो है वो गलत होता है। अगर यहां पर 51 लिखा होता तो वो करेक्ट होता, क्योंकि कामाख्या देवी का मंदिर है वो 51वें शक्तिपीठ हम लोग को देखने को मिलती, 51st शक्तिपीठ जो है वो कामाख्या देवी का मंदिर है। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। सांची स्तूपा की जो रेलिंग है ये कब किस से बनाई गई थी, किस चीज से बनाई गई थी, तो ये स्टोन से बनाई गई थी, यहां पर लिखा हुआ है, तो ये गलत जवाब हो गया। ये स्टार्टिंग में सांची स्तूपा की जो रेलिंग थी वो वुड, लकड़ी से बनाई गई थी, फिर बाद में शुंगास ने उसको स्टोन
में जो है वो शिफ्ट कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सतवनाज ने सदर्न गेटवे सांची स्तूपा का कंस्ट्रक्ट किया था। और इवन एक और इंफॉर्मेशन याद रखना कि सतवनाज ने भारुत स्तूपा जो कि मध्य प्रदेश में है वो भी कंस्ट्रक्ट कराया था इसी समय पे। ठीक है, तो यह चीज आपको याद रखनी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 ओनली। अब कल के लिए आप और अच्छे से तैयारी करके रखो। मैं कोशिश करूंगा और भी थोड़े डिफिकल्ट आपके सामने क्वेश्चन लाने की कोशिश करूं। राइट, थोड़े मतलब इजी लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे। ठीक है, चलिए फिर ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं हम लोग, और बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।